साहब ना जाने क्या हुनर पेश करते हैं ये एमकेएच की वीडियोस। बस इतना पता है कि जो पढ़ेगा उसे काबिल बना करके छोड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 जो है पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 13 जो है पानी से खेलें। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और क्योंकि चैप्टर का नाम है पानी से खेलें तो इसमें हम पानी से ही खेलेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कीजिए कि एक पानी का ग्लास अपने पास जो है वो रख लीजिए। अगर आपके पास पानी का ग्लास नहीं है तो अपनी नोटबुक पे पानी का ग्लास बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, अब इस पानी के गिलास पर जो भी हम स्टडी करेंगे, जो भी हम रिसर्च करने वाले हैं अगले 20-25 मिनट के अंदर, वो सारी की सारी आपको अपनी नोटबुक में लिख डालनी है। क्योंकि अब हम इस गिलास पर, पानी के गिलास पर अच्छे से रिसर्च करने वाले हैं। इसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, इसमें क्या कुछ है और जो भी इसके अंदर पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो इसके अंदर है पानी। अब आपने कभी पानी के अंदर नमक घोला है? आप एक काम कीजिए कि एक गिलास पानी लीजिए, उसमें पहले तो 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, फिर एक गिलास लीजिए, उसमें 1 चम्मच मिट्टी डाल दीजिए। अब दोनों चम्मच को हिलाइए तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि नमक तो पानी में घुल जाएगा, नमक तो पानी में घुल जाएगा, लेकिन मिट्टी जो है वो पानी में नहीं घुलेगी। ठीक है ना। आप कहेंगे मिट्टी तो घुल जाती है। हाँ, मिट्टी घुल जाएगी, आपको लगेगा कि वो घुली हुई है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। और इसी के साथ आप देखिएगा, कांच का गिलास अगर आपने लिया है तो आप देखिएगा कि जिस पानी में आपने नमक घोला है उस पानी के आर पार आपको दिखेगा, यानी वो पानी आपको साफ दिखाई देगा। लेकिन जो मिट्टी वाला पानी है उसको अगर चम्मच से आप हिला दोगे तो उसके अंदर मिट्टी के जो कण होंगे वो हमें ऐसे पूरे पानी में घूमते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल में घुलती हैं, पानी में घुलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पानी के ग्लास पर स्टडी करनी है, जितनी भी स्टडी करनी है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी पदार्थ होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, या तो वो पानी में घुलेंगे या फिर वो पानी में नहीं घुलेंगे। जो पदार्थ पानी में घुल जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे घुलनशील पदार्थ। क्या कहेंगे? घुलनशील पदार्थ। ठीक है, और जो पानी में नहीं घुलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अघुलनशील पदार्थ। ठीक है ना। पूरा का पूरा चैप्टर किस पर डिपेंडेंट है? हमारा पूरा का पूरा वाटर पर, पानी पर है। ठीक है, अब जो घुलेगा वो क्या कहलाएगा? घुलनशील पदार्थ, और जो पानी के अंदर नहीं घुलेगा वो होगा अघुलनशील पदार्थ। अब आप कहेंगे कि हमारे माइंड में डाउट है कि हमने नमक डाला, नमक घुल गया, ठीक है, मिट्टी डाली, मिट्टी नहीं घुली, हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम पानी के अंदर चीनी डाल दें तो आप बताइए कि वो घुल जाएगी क्या? आप एक काम करो, पानी लो, पानी के अंदर चीनी डाल दो, तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद जो है वो चीनी जो है वहीं पर पड़ी हुई रहेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत घुलेगी, थोड़ी बहुत नहीं घुलेगी। तो फिर शिकंजी बनाते हुए आपने देखा होगा कि आजकल तो ग्राइंडर से करते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में थोड़ा टाइम पहले, या जब लाइट नहीं होती है घर में, तो हम क्या करते हैं, या आपकी बड़ी बहन या आपकी मम्मी जी क्या करती हैं कि चम्मच से उसे घोलते हैं। तो ऐसे में आप बताइए कि क्या चीनी घुलनशील है या चीनी अघुलनशील है? कि वो घुलती नहीं है, हम उसे धक्के से घुलाते हैं, तो वो घुलनशील में रखें या अघुलनशील में रखें? तो सिंपल सी बात है, वो घुलती तो नहीं है, हम उसे धक्के से घोलते हैं, लेकिन लास्ट में तो वो घुलती है ना। इसका मतलब उसे आप किस में रखोगे? घुलनशील में रखोगे। इसमें अघुलनशील जो पदार्थ हो गए उसको कितना ही ग्राइंड कर लेना, कितना ही आप घुमा लेना, कितना ही उसमें चम्मच घुमा लेना, ये तो नहीं घुलने वाली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी जो कभी भी नहीं घुलेंगे उन्हें हम कहेंगे अघुलनशील पदार्थ, और जो घुल जाएंगे उन्हें हम कहेंगे घुलनशील पदार्थ। अब आपके माइंड में आएगा कि हमारे माइंड में ये नहीं आ रहा कि चीनी जो थी पहले तो आराम से पानी के नीचे बैठी थी, और जैसे ही हमने चम्मच घुमाया चीनी पानी में घुल गई, ऐसा कैसे हो गया?
तो ऐसा मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि ऐसे में जब हम चम्मच को हिलाते हैं तो कण जो है वो गतिशील हो जाते हैं। कण गतिशील हो जाते हैं तो वो फटाफट से घुल जाएंगे। तो ये तो कंसेप्ट हमारे डायरेक्ट जो है माइंड में नहीं जाता है। तो इसके लिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच का, ठीक है ना। पूरी यानी कि एक काल्पनिक घटना है, इसमें आपको कोई भी इस तरह की कोई घटना ना तो हुई है ना कभी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कल्पना करनी है ऐसी घटना की, ठीक है। मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। कोई भी स्टेडियम है उसके अंदर मैच चल रहा है, तो उसके अंदर दो टीमें आएंगी। कौन कौन सी? इंडिया की टीम आएगी, पाकिस्तान की टीम आएगी। वैसे ही जो देखने के लिए लोग आएंगे वो भी आधे इंडिया से आएंगे, आधे पाकिस्तान से आएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आधे और कहीं से भी आएंगे, लेकिन वो या तो इंडिया के पास होंगे या फिर पाकिस्तान के पास होंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऐसे कहा कि जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो पहन लो इंडिया वालों की ड्रेस, ठीक है, वो तो पहन लो इंडिया वालों की ड्रेस, और जो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान की टीम के कपड़े पहन लो, यानी कि उनकी ड्रेस के कलर के कपड़े पहन लो। तो ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ कि स्टेडियम को आधा आधा हमने इस तरह से विभाजित कर दिया कि इधर तो कौन बैठेंगे, इधर तो कौन बैठेंगे, इंडियन लोग, और इधर कौन बैठेंगे, पाकिस्तान लोग, और बीच में क्या चलेगा, क्रिकेट का मैच चलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। कल्पना शक्ति आप अपनी जागृत कीजिए। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हो आप, और आप या तो इंडियन की तरफ हो या फिर पाकिस्तान वालों की तरफ हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये अलग अलग बैठे हैं, वही सिचुएशन है कि पानी और चीनी अलग अलग बैठे हैं, पानी और चीनी अलग अलग बैठे हैं। जैसे ही हम चम्मच ला करके इनको घुमाते हैं तो वहाँ पर मान लो कि जब मैच चल रहा है, इधर इंडिया वाले बैठे, इधर पाकिस्तान वाले बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। इधर यानी कि ब्लू हमारी ड्रेस होती है तो ब्लू कलर वाले इंडियन हैं, और इधर ग्रीन कलर वाले पाकिस्तान वाले बैठे हैं। बिल्कुल अलग अलग बैठे हैं, ना इंडिया वाला पाकिस्तान में जा रहा है ना पाकिस्तान वाला इंडिया में जा रहा है। लेकिन अचानक से ऐसी न्यूज़ मिलती है कि उस स्टेडियम के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है। अचानक से मिलता है कि उस स्टेडियम के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है। अब सोचिए कि आपको ऐसे हो कि बॉम्ब रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान वाले तो इंडिया वालों की तरफ भागेंगे, इंडिया वाले पाकिस्तान वालों की तरफ भागेंगे, पूरे स्टेडियम में भगदड़ मच जाएगी, पूरे स्टेडियम में भगदड़ मच जाएगी। तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ ग्रीन कलर वाला है, कहाँ ब्लू कलर वाला है। ब्लू और ग्रीन सारे मिल गए ना। बिल्कुल वैसा ही होता है इसके अंदर जब हम चम्मच घुमा देते, ये सारे घुलनशील हो गए ना, इंडिया वाले पाकिस्तान वालों के अंदर घुल गए ना। तो ऐसा ही होता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान वाले सारे इधर उधर भागने लग गए, यानी सारे इधर उधर गतिशील हो गए, इसका मतलब वो सारे आपस में घुल मिल गए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि वो आपस में घुल गए। पाकिस्तान वाले इंडिया वालों के अंदर घुस गए, इंडिया वाले पाकिस्तान वालों के अंदर घुस गए, सारे इधर उधर भाग रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो जैसे ही हम चीनी वाले पानी के अंदर चम्मच घुमाते हैं तो पानी के कण इधर उधर भागने लगते हैं, चीनी भी उठ करके इधर उधर भागने लगती है, इधर उधर भाग दौड़ करते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, घुलनशील पदार्थ। तो कुछ घुलनशील पदार्थ ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद नहीं घुलते हैं, तो उन्हें हमें घोलना पड़ता है कणों को गतिशील करके, ठीक है। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप एक बात बताइए कि चीनी को घोलने के लिए उसमें चम्मच से उसको हिलाया क्यों जाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि चम्मच से हिलाने पर चीनी जल्दी क्यों घुल जाती है, तो आप कहेंगे कि जब चम्मच से उसको हिलाएंगे ना तो उसके जो कण हैं, किसके, पानी के जो कण हैं वो क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे। पानी के कण गतिशील हो जाएंगे और चीनी के भी कण गतिशील हो जाएंगे, और आपस में जब वो भाग दौड़ करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो आपस में घुल जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और इसी तरह से चीनी पानी के अंदर घुल जाती है। अब एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जब भी शिकंजी बनाते हैं ना तो ऐसे किया जाता है कि स्टार्टिंग से बर्फ़ वाले पानी में चीनी नहीं घोलते हैं। स्टार्टिंग से पहले क्या कहते हैं कि सिंपल गर्म पानी या सिंपल सा पानी लेते हैं पहले, फिर उसमें चीनी घोलते हैं और फिर उसमें बर्फ़ डालते हैं। इससे अच्छा तो डायरेक्ट ये करना चाहिए कि फुल चिल्ड फ्रिज वाला पानी निकालें और उसमें चीनी घोलें और शिकंजी बना करके आराम से उसको मज़े से पिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले उसको नॉर्मल पानी में घोला जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, बर्फ़ उसमें डाल करके उसको ठंडा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है?
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो चीनी होती है ना वो ठंडे पानी में घुलती नहीं है, बल्कि चीनी गर्म पानी में घुलती है। वो किस वजह से होता है? अब देखिए, सिंपल सी बात है आप सोच करके देखिए कि एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं और आराम से एसी चल रही है, तो आराम से बैठेंगे ना लोग, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मान लो कि उसी कमरे में एकदम से आग लग जाए, तो क्या वो लोग जो है वो आराम से बैठे रहेंगे? नहीं, वो इधर उधर भागने लगेंगे तो गतिशील हो जाएंगे। और बिल्कुल यही है ठंडे गर्म का कंसेप्ट, कि जब पानी के नीचे आग लगा दी तो पानी के कण इधर उधर भागने लगेंगे ना। सिंपल सी बात है कि अपने आप को जलाना थोड़ी ना चाहेंगे वो कण इधर उधर भागने लगेंगे, ठीक है। जैसे ही उनको गर्माहट फील होगी पैंदे से, यानी कि यहाँ पर आग लगाई तो ये जो कण है उनको गर्म फील होगा, ये ऊपर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले सोचेंगे कि देख करके आते हैं नीचे क्या हो रहा है, तो इस तरह से कण जो है एक तरह से गतिशील हो जाएंगे, इधर उधर भागदौड़ शुरू कर देंगे और ये कण जो है फटाफट से आपस में घुल जाएंगे। तो गर्म पानी में आराम से घुल जाते हैं। वैसे ही अगर पानी को गर्म करोगे तो जल्दी घुल जाएंगे। अगर उसको आप गैस पर चढ़ा करके नीचे से उसको गर्म करोगे तो वो और जल्दी घुल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक तो पदार्थ दो तरीके के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। घुलनशील भी आगे से दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं कम घुलनशील और कुछ होते हैं अधिक घुलनशील। अधिक घुलनशील तो सीधा डालते ही घुल जाएंगे, जैसे नमक है, नमक को थोड़ा बहुत हिलाना पड़ेगा उसके बाद वो घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन चीनी है उसको काफ़ी सारा हिलाना पड़ता है, ठीक है। अब कम जो घुलनशील होते हैं वो भी क्या होते हैं कि उनके भी दो टाइप होते हैं, ठीक है ना। वो ठंडे में तो कम घुलते हैं लेकिन वो गर्म में ज़्यादा घुलते हैं। अगर उनको गर्म कर दिया जाए तो वो जल्दी घुल जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, जल्दी घुल जाएंगे। और ये जो है यानी कि जब कम जो घुलनशील पदार्थ है उसको ठंडा किया जाएगा तो इसका मतलब वो ठंडे में कम घुलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जल्दी और कम वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई कि पानी को हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है जिससे घुलन क्रिया तेज हो जाती है, इसीलिए हिलाने पर चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हिलाने पर चीज़ें जल्दी क्यों घुल जाती हैं या गर्म करने पर चीज़ें जल्दी क्यों घुल जाती है, तो आप सिंपल सा आंसर दोगे कि उनके जो कण हैं वो गतिशील हो जाते हैं। कण गतिशील हो जाते हैं तो घुलन क्रिया तेज हो जाती है। अब अघुलनशील पदार्थ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? ऐसा पदार्थ जो पानी में नहीं घुलता उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि तेल जो होता है ना, तेल, कोई भी तेल हो, तेल कभी भी जल के अंदर घुलता नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जब आप पकौड़े तलते हैं ना, तो पकौड़ों में यानी कि जब तेल गर्म होता है तो हम छोटे बच्चों को जो है घर वाले उस तेल के पास नहीं आने देते, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर उसके अंदर पानी की एक भी बूंद गिर गई तो तेल उछल जाएगा। वो किस वजह से? क्योंकि तेल जो है वो पानी को पसंद नहीं करता है, खास करके जब वो गुस्से में होता है, यानी कि जब वो गर्म होता है। अब गर्म है, तेल पानी को पसंद नहीं कर रहा है, इसका मतलब तेल पानी के अंदर घुलेगा नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं घुलनशीलता और अघुलनशीलता पर, तो हमने बहुत स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ पदार्थ तो जल के अंदर तैरते हैं और कुछ पदार्थ जो है वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? आप सिंपल सी एक बात सोच करके देखिए कि अगर आप मान लीजिए कि ये जो है इस तरह से समुद्र है, ठीक है ना, समुद्र है और समुद्र के अंदर आप काफ़ी गहराई में चले जाते हो, तो मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ये समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई में चला गया, ठीक है। तो क्या ये व्यक्ति डूब जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल डूब जाएगा, ये तो डूब जाएगा। लेकिन यही व्यक्ति, इतने ही भार का व्यक्ति, अगर इतने ही भार का, ध्यान दीजिएगा, यही व्यक्ति अगर इस समुद्र के अंदर मान लीजिए कि जहाज लेकर के चला गया या नाव लेकर के चला गया, नाव के अंदर बैठ करके चला गया, तो क्या ये व्यक्ति डूब जाएगा? तो आप कहेंगे ये व्यक्ति तो नहीं डूबेगा। तो ऐसा किस वजह से होता है कि भार उतना ही है, फिर भी चीज़ें पानी के अंदर डूबती नहीं है,
ठीक है ना, ये चीज़ पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप एक काम कीजिए कि एक तो क्या कीजिए, 1 किलो रुई ले लीजिए। 1 किलो रुई, ध्यान दीजिएगा, 1 किलो लेनी है। 1 किलो रुई ले ली, ठीक है। वो जो है यानी कि थोड़ी सी रुई ले लीजिए या फिर थोड़ी सी रुई ले ली, उसको पानी के अंदर डालोगे तो रुई तो पानी के ऊपर तैरती रहेगी। लेकिन उसी के जितनी ही मान लो कि पेंसिल ले ली, पेंसिल अगर पानी में डाल दोगे वो डूब जाएगी। पेंसिल भी छोड़ो, अगर छोटी सी ऑलपिन भी ले ली ना, वो भी पानी के अंदर डूब जाएगी। तो ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता क्या कि कई चीज़ें तो हल्की होते हुए भी डूब जाती है और कई चीज़ें भारी होते हुए भी तैरती रहती है। अगर अपने ये कंसेप्ट बना लें कि हल्की चीज़ें तैरती हैं और भारी चीज़ें डूब जाती हैं, तो मुझे एक कंसेप्ट आप बताइए कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जो समुद्रों में चलते हैं, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनका भार क्या ऑलपिन से कम होता है क्या? आप कहेंगे नहीं, उनका भार तो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो पता नहीं कितने टन टन का सामान जाता है। इसका मतलब वो तो बहुत भारी होते हैं, वो भारी होकर के भी नहीं डूबते हैं और ऑलपिन इतनी हल्की होकर के भी समुद्र में डाल के देखना, वो डूब जाएगी। तो इसका कारण क्या होता है, इस सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि जो चीज़ें हल्की होती हैं, जो चीज़ें हल्की होती हैं वो तो पानी पर तैरती हैं, जो चीज़ें भारी होती हैं वो पानी के अंदर डूब जाती हैं। लेकिन इसके साथ एक और कंसेप्ट यहाँ पर काम करता है कि जिस वस्तु का आकार छोटा होगा वो डूब जाएगी और जिस वस्तु का आकार बड़ा होगा वो नहीं डूबेगी। दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर ऑलपिन देखें, अब देखिए कम डूबने वाले और अधिक डूबने वाले लिख लेते हैं, ठीक है ना, फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए अब ऐसी चीज़ें जो तैरती हैं, कौन कौन तैरेगा? एक तो जो हल्का होगा, हल्की वस्तु होगी वो तैरेगी। दूसरा है जो बड़े आकार की होगी, बड़े आकार की, जिसका आकार बड़ा होगा वो तैरेगी। और डूबेगी कौन? डूबेगी वो चीज़ जो भारी होगी और दूसरी चीज़ आकार में छोटी होगी। ये दोनों चीज़ें हमें देखनी होगी। अगर कोई वस्तु हल्की है और बड़े आकार की है तो वो तैरेगी, नो डाउट वो तैरेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ भारी है या फिर वो आकार में छोटी है, इसका मतलब वो पक्का ही डूबेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एक ऑलपिन ले लो, ऑलपिन को पानी में डाल के देखो तो ऑलपिन पानी के अंदर डूब जाएगी। फिर एक काम करो कि न्यूज़पेपर का टुकड़ा लो, अखबार का टुकड़ा लो, अखबार के टुकड़े को आराम से पानी के ऊपर रख दो, पानी के ऊपर रख दिया और उस पर ऑलपिन रख दो, तो आप देखोगे कि ऑलपिन और अखबार कई देर तक, जब तक अखबार गीला नहीं हो जाता, जब तक अखबार तैरेगा तब तक वो ऑलपिन जो है पानी के ऊपर तैरती रहेगी। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि ऑलपिन वही थी, पहले भी वही थी, भार उसका भी उतना है, इसका भी उतना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो आकार था, अखबार रख देने के कारण जो ऑलपिन का भार था वो जितना अखबार था उस पूरे पर फैल गया। ऑलपिन का भार पूरे अखबार पर फैल गया, ऑलपिन का भार पूरे अखबार पर लगेगा ना। अखबार का आकार बड़ा था, यानी कि आकार बड़ा था, तो इसका मतलब वो वस्तु डूबी नहीं। लेकिन जब सीधी ऑलपिन डाली तो ऑलपिन छोटी थी, आकार छोटा था, जो उसका भार लग रहा था वो छोटे से आकार पर लग रहा था, इसका मतलब वो डूब गया। सिंपल सी चीज़ है कि जब भार छोटी सी चीज़ पर लगेगा तो वो ज़्यादा लगेगा ना, उसकी बजाय अगर भार बड़ी चीज़ पर लगेगा तो वो थोड़ा लगेगा ना। अब इसका एग्जाम्पल, अब भार वाला एग्जाम्पल आप नहीं समझ पा रहे हैं कि छोटी चीज़ पर एक ही भार, 5 किलो का भार छोटी चीज़ पर रख दो तब वो ज़्यादा टूटेगी, या 5 किलो का भार बड़ी चीज़ पर रख दो। अब मान लीजिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके परिवार में एक बहुत ही मोटे अंकल रहते हैं, बहुत ही मोटे अंकल रहते हैं और आप एक प्यारी सी चेयर लेकर के आए हो, छोटी सी, लेकिन वो चेयर थोड़ी सी नाजुक है, थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी चेयर है, छोटी बच्चे के जो बैठने वाली चेयर है वो है, और एक बड़ी वाली चेयर है,
ठीक है। अंकल का भार 50 किलो का है, मान लो 50 किलो नहीं, मान लेते हैं 100 किलो का है। 100 किलो ज़्यादा तो नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, 100 किलो ले लेते हैं। अब 100 किलो वाले अंकल जी अगर आपकी छोटी कुर्सी पर बैठ गए तो वो टूट जाएगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल टूट जाएगी, क्योंकि छोटी चीज़ पर भार ज़्यादा लगता है और बड़ी चेयर पर आराम से बैठ जाएंगे ना अंकल जी, बड़ी चेयर नहीं टूटेगी। इसका मतलब छोटी चीज़ पर भार ज़्यादा लगेगा, बड़ी चीज़ पर भार कम लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ऑयल पिन डाल रहे थे ऑयल पिन डूब जा रही थी, लेकिन ऑयल पिन जब अखबार पर रख करके हम कर रहे थे तब ऑयल पिन नहीं डूब रही थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसा ही इसके साथ हुआ, जब व्यक्ति अकेला यानी कि समुद्र के अंदर गया था, अकेला समुद्र के अंदर उतरा तो उसका भार तो उतना ही था, ठीक है, यानी कि एक तो वो हल्का था, दूसरा क्या था कि उसका जो है आकार वो छोटा था। अब आकार जो छोटा होगा वो चीज़ तो डूब जाएगी ना, आकार छोटा होगा तो वो डूब जाएगी एक चीज़, ठीक है। यहाँ पर जब वो किश्ती के अंदर आया तो उसका जो भार था वो किश्ती के साथ बहुत बड़े आकार पर लग रहा था, यानी बहुत बड़े आकार के पानी पर लग रहा था और वो उतना पानी उसको सह सकता था, ठीक है। इस वजह से ये डूबा नहीं, यानी कि जब आकार बड़ा होता है तब व्यक्ति या कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके आकार बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो डूबते नहीं हैं, ठीक है। चीज़ चाहे कितनी भी भारी हो लेकिन उसका आकार अगर बड़ा है तो वो डूबेगी नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बात फिर से सुन लो कि अगर कोई चीज़ हल्की है तो वो नहीं डूबेगी, अगर कोई चीज़ बड़े आकार की है तो वो नहीं डूबेगी, लेकिन अगर वो चीज़ भारी है और छोटे आकार की है तो वो चीज़ ज़रूर डूब जाएगी, ठीक है ना। हल्के भारी का कंसेप्ट ना भी याद रहे तो भी आपको ये कंसेप्ट ज़रूर याद रखना है कि बड़े आकार वाली नहीं डूबेगी लेकिन छोटे आकार वाली ज़रूर डूब जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कौन डूबेगा कौन नहीं डूबेगा। अब आप इसका कोई एग्जाम्पल मुझे लिख करके बताइएगा कि कौन सी चीज़ जो है डूब जाती है, कौन सी चीज़ नहीं डूबती है, वो किस तरह से हल्की होती है, वो किस तरह से भारी होती है। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो और इस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें करी हैं, एक तो कोई वस्तु एक पानी, एक तो कोई वस्तु और एक पानी। तो मैं आपको बता दूं कि जब वस्तुएं हम बाज़ार से लाते हैं तो वो हमें किस माप में मिलती है, बताइए ज़रा। कि आप वस्तु कोई बाज़ार में कोई वस्तु मांगने गए, ठीक है, जैसे आपको चीनी लाने के लिए भेजा, तो आप क्या कहोगे दुकानदार से जा करके, भाई साहब 2 लीटर चीनी दे दो, नहीं कहोगे आप। या अंकल जी 2 लीटर चीनी दे दो, ऐसे कहोगे क्या? नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे? 2 चीनी दे दो, ऐसे कहोगे क्या? नहीं कहोगे। 2 किलोमीटर चीनी दे दो, ऐसे कहोगे क्या? नहीं कहोगे। आप कहेंगे ये क्या जोक है, हम उसे कहेंगे अंकल जी 1 किलोग्राम चीनी दे दो, 1 किलोग्राम चीनी दे दो। आप बिल्कुल सही हैं, ऐसा ही बोलेंगे हम। और इधर से अगर मान लो कि हम तेल लेकर यानी कि तेल लेने बाज़ार जाते हैं, तेल लेना है हमें, तो हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे अंकल जी को? हम बोलेंगे कि अंकल जी 2 लीटर वाली पैकिंग दे दो ऑयल की, 2 लीटर वाली ऑयल की पैकिंग दे दो। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसको किस में मांगेंगे? 2 लीटर में। इसको किस में मांग रहे हैं? किलोग्राम में। तो ये कुछ चीज़ समझ में नहीं आई कि किसको किलोग्राम में मांगे और किसको लीटर में मांगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो चीज़ ठोस होगी, ठोस का मतलब जिसको मारने पर आपको चोट लगेगी, जो चीज़ कठोर होगी वो चीज़ क्या होगी? किलोग्राम में मांगी जाएगी। जैसे कठोर का मतलब नमक हो गया, वो भी ठोस है, अगर चीनी हो गई वो भी ठोस है, लेकिन पानी हो गया, तेल हो गया, जूस हो गया, ठीक है ना, दूध हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें द्रव होती हैं। और द्रव जो है वो किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो द्रव जो भी होंगे, द्रव का मतलब आप समझते हैं ना, पानी, ठीक है, पानी हो गया, जूस हो गया, ये सारी चीज़ें द्रव अवस्था में आती है, द्रव होती हैं, लिक्विड होती हैं, और ठोस सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड जो भी चीज़ें होगी वो किलोग्राम में मापी जाएंगी, और जो जितनी भी द्रव या फिर लिक्विड वाली चीज़ें होंगी वो लीटर में मापी जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और बाकी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनके आधार पर हम वस्तुओं को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वस्तुओं को 2 आधारों पर अलग किया, और वो भी
पानी वाले आधारों पर। कौन कौन से? एक तो पानी में घुलने वाली, ना घुलने वाली, और दूसरा पानी में तैरने वाली, पानी में ना तैरने वाली। इसी तरह से दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनके रंग, उनकी आकार, उनकी आकृति, उनके गुणों के आधार पर उनको बहुत अलग अलग रूप से विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि आप अगली 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में आप बहुत सारी चीज़ों के विभाजन पढ़ेंगे। विभाजन पर इस तरह से जो विभाजन होगा वो हर क्लास में एक एक चैप्टर आपका ज़रूर आएगा, और बिल्कुल हम एक साथ वापस से पढ़ेंगे 6th क्लास में भी, 7th क्लास में भी और 8th क्लास में भी। तो चलिए फिर चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। होपफुली चैप्टर को आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।